हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीटेट में पूछा जाने वाला सेकंड पेपर जो कि है आपका एसएसटी। ठीक है, एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके क्लियर होते जाए और आपका जो सीटेट का जो है सेकंड पेपर है एसएसटी उसमें अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि उत्तराधिकार की सहदायाद का प्रथा का क्या अर्थ होता है। सहदायदी प्रथा या फिर सहदायाद प्रथा जो होता है वो क्या होता है। क्या पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है, यानी जो है सहदायदी प्रथा है इसमें क्या जो है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है, या फिर ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलती है, या फिर सभी पुत्रों एवं पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन होता है, या फिर सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन होता है। तो जो ये उत्तराधिकार की सहदायादी प्रथा या फिर सहदायाद जो प्रथा होती है इसमें क्या होता है कि जो सभी पुत्र होते हैं यानी एक पेरेंट्स के यानी कि एक पिता के जो सभी पुत्र होते हैं उनके बीच विरासत का क्या होता है, विभाजन होता है। अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के बीच में जो भी विरासत है उसका विभाजन यानी डिवाइड किया जाएगा। चारों बच्चों या 5 बच्चों में जितने बच्चे हैं उसमें जो है सभी को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। मराठी भाषा में जो भक्ति गीत लिखे गए हैं उनको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। क्या उसको जो है स्तोत्रम कहते हैं, या फिर जो है मजनम कहते हैं, प्रबंधम कहते हैं, या फिर कहते हैं अभंग। तो जो ये मराठी भाषा में भक्ति गीत लिखे गए हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको जाना जाता है अभंग के नाम से। किस नाम से, अभंग नाम से, यानी कि अभंग का मतलब होता है भजन, एक तरह से कह सकते हैं उनको अभंग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प को चुनाव कीजिए। ठीक है, पहला है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने, पहला दिया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जना आधारित अंतरों का क्या किया था, विरोध किया था। बिल्कुल सही। दूसरा है कि इन कवि संतों में रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है उसको आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला दिया है कि बख्शी या सैनिक वेतनाधिकारी, यानी जो बख्शी होते हैं वो क्या सैनिक वेतनाधिकारी होते हैं। दूसरा है कि जो सदर होते हैं वो धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री होता है, और इक्तादार जो होते हैं वो सैन्य कमाहर होते हैं, सॉरी कमांडर। ठीक है, सैन्य कमांडर होते हैं। और कोतवाली नगर का पुलिस अधिकारी क्या होता है, क्या वो कोतवाल जो होता है नगर का पुलिस अधिकारी होता है। जो नगर का पुलिस अधिकारी होता है क्या उसको कोतवाल कहते हैं, ये आपको बताना है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो बख्शी जो होता है यानी सेना का जो सैनिक वेतनाधिकारी होता है उसको बख्शी कहते हैं, पहला सही है। और दूसरा है कि जो सदर होते हैं वो धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री का नाम होता है, तो ये भी सही है। इक्तादार जो होता है वो सैन्य कमांडर नहीं होता है। डी नंबर है कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, नगर का जो पुलिस अधिकारी होता है उसको कोतवाल कहते हैं, ये भी सही है। यानी इसका ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ए, बी, डी यहाँ पे 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता है। क्या वो जो है बीघा है, बेवड़ है, बैगा है, या फिर महल है। तो जो मध्य प्रदेश में जो घुमंतू खेती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती यानी कि जो झूम खेती होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेवड़। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेवड़ बोलते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, बेवर, बेवर या बेवर होता है। ठीक है, बेवर, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी को ढूंढें, पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ए क्या दिया है देख लेते हैं। कथन ए दिया है कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा है कि इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं और पन्ने छापने का विकास हो रहा था। ये भी सही है, यानी दोनों सही है। और जो बी है ये एक ही जो है एक से ए से रिलेटेड यानी एक की व्याख्या करता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और बी। कथन ए लिखा है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात को झेला था। ठीक है। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि उनका जो बचपन था उसमें उन्होंने जातिगत जो प्रथा होती है, जातिवाद जो होता है उसका जो है उसके जो है पक्षपात को झेला था। तो पहला यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला यानी कारण ए सही है। कारण आर है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं उनके पिता एक सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, उनके पिता को जो है महार रेजिमेंट में नौकरी मिली थी, लेकिन वो पढ़ाते नहीं थे। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और व्याख्या भी नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न कथन ए और आर के रूप में बताना है। कथन दिया है कि ई.वी. रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। ई रामास्वामी नायंकर यानी कि ई रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, ये सही बात है, शुरू किया था। दूसरा है कि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। तो ये भी सही है। इसका यानी ए और बी दोनों सही है, और जो है ए बी जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। जिन्ना के जो राष्ट्र सिद्धांत है उसका विरोध किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान ने, वीर सावरकर ने, या फिर मौलाना आज़ाद ने। तो जिन्ना के जो राष्ट्र सिद्धांत थे उसका विरोध किसने किया था, तो किया था मौलाना आज़ाद ने, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हुआ था 1857 के विद्रोह में। पहला है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था। पहला जो ऑप्शन है वो ये दिया है कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था। ठीक है। दूसरा कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी अति अप्रतिरोधी आंदोलन था। ये सही है, यानी कि यह जो है ये 1857 का जब विद्रोह हुआ था यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। ठीक है, दूसरा सही है यहाँ पे। और तीसरा दिया है कि इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ सेकंड सही है, पहला भी गलत है। तो यहाँ केवल दो यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के रूप में दिया हुआ है। लिखा है कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। ठीक है, जो भारतीय शासक थे उनको अपनी जो है स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। बिल्कुल नहीं, ये गलत थी। दूसरा कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी का भुगतान करना पड़ता था। ये सही है। ठीक है, यानी ए गलत है और बी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए सही है और बी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल सही। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो एक जो है काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब पर 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग समांतर निर्धारित की गई है। ठीक है, और ये जो है क्या है, एक जलीय भाग से होकर गुजरती है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 ही। बिल्कुल नहीं, यानी सही तो है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है,
तो ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, तो व्याख्या नहीं करता मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। ठीक है, शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाले आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें। ठीक है, क्या लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, यानी अगर आप भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो को जाते हैं तो कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कितना समय लगेगा। ठीक है, पहला है लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, दूसरा है कि लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, या तीसरा है कि लगभग 12 घंटे गंवाएंगे, या फिर लगभग 8 घंटे गंवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप भारत यानी भारतीय शहर जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे, तो लगभग 4 घंटे आप वेस्ट कर देंगे यानी गंवा देंगे। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। कौन कौन से खनिज है महासागरीय परपटी के, वो आपको बताना है। ठीक है, पहला दिया है क्या मैग्नीशियम है, जी हाँ मैग्नीशियम है। एल्युमिनियम नहीं है बल्कि सिलिका है यानी सिलिकॉन है, या फिर निकिल है। तो यहाँ पे कौन सा है, मैग्नीशियम और जो है आपका सिलिकॉन, सिलिका या फिर सिलिकॉन, यानी ए और सी यहाँ पे सही है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ पर उसे बाज, ऐस, बीच के पेड़ तथा फोजेंड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया है। क्या वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन था जहाँ पे उसने जो है दौरा किया था यानी घूमने गया था, या फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन है, शंकुधारी वन है, या फिर है भूमध्य सागरीय वन। तो जहाँ पे उसको जो है बाज, ऐस, बीच के पेड़ तथा फोजेंड मोनाल पक्षी मिले हैं, वो कहाँ पे है, कौन से एरिया में है, तो ये कहाँ पे भ्रमण कर रहा है, तो ये कर रहा है कहाँ पे, शीतोष्ण पर्णपाती वन पे। यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है वो जो है वहाँ पे भ्रमण करने गया है, जहाँ पे उसको सामान्य पेड़, ओक, ऐस, बीच आदि के जो है आदि दिखते हैं, साथ में मोनल जैसे जो है पक्षी भी दिखते हैं, फोजेंड मोनल जैसे पक्षी भी वहाँ दिखते हैं। कौन सा वो एरिया है, वो है शीतोष्ण पर्णपाती वन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। क्या वो जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, या फिर है टुंड्रा, यहाँ पे टुंड्रा होगा। ठीक है, या फिर टुंड्रा क्षेत्र है, तो ये कौन सा है, टुंड्रा ही है। जिस क्षेत्र में बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है कौन सा है, वो टुंड्रा क्षेत्र है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं टुंड्रा प्रकार की वनस्पति या फिर टुंड्रा क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे बहुत कम जो है क्या मिलती है, बहुत कम प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं। जिस स्थान पर जो नदी है वो अन्य जलराशि में मिलती है उसको क्या कहते हैं। क्या उसे डेल्टा कहते हैं, तटबंध कहते हैं, चौप झील कहते हैं, या फिर नदी मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं, उस नदी का मुहाना कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला कि ये वन सघन है और यहाँ साल भर वर्षा होती है, पहला इसमें ऑप्शन है। दूसरा है कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार की वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये जो हैं किसके हैं, वनों के प्रकार की पहचान बताना है। तो इस प्रकार के जो हैं क्या वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, या फिर शीतोष्ण सदाबहार वन होते हैं, या फिर शंकुधारी वन होते हैं, या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो जहाँ पे वन सघन है और यहाँ साल भर वर्षा होती है, यहाँ पे रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वन महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं, पाए जाते हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे, ये कौन सा वन है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहे जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास का अर्थ क्या होता है। सतत विकास का अर्थ क्या होता है। मुख्यतः नवीनीकरणीय साधनों का संरक्षण होता है, या फिर जो है संसाधनों का सीमित उपयोग होता है, या फिर अपने संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव होता है, या फिर सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। बिल्कुल सही। जो सतत विकास होता है उसका मतलब होता है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना,
केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना, इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश है, ये आपको बताना है। क्या वो सीसा के हैं, टिन के हैं, निकेल के हैं या फिर है जस्ता के? तो ये किसके के हैं? तो ये हैं आपके टिन के। ठीक है, किसके जो है उत्पादक, टिन के अग्रणी उत्पादक देश है कौन? चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। याद रखना कौन है वो है टिन। तो ये टोटल आज के क्वेश्चन है जो कि हमने डिस्कस किया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में, पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड यानी एसएसटी से रिलेटेड जो भी क्लासेस हों वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और कोई भी क्लास आपकी स्किप नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।